ब्रज की एक कहावत है कि बड़े खेत का सिला भी बड़ा होता है। अब जो लोग ब्रज से नहीं हैं उन्हें पता नहीं होगा कि सिला किसे कहते हैं, तो बता दूं कि जब गेहूं की कटाई हो जाती है, गेहूं और जौ की कटाई हो जाती है, तो कुछ बालियां टूट के खेत में गिर जाती हैं। और ये टूटी हुई जो बालियां होती हैं, जो कटाई हुई वो तो इकट्ठा करके थ्रेसिंग कर ली गई, लेकिन जो टूटी हुई ये बालियां होती हैं ये खेत में पड़ी रह जाती हैं। इन्हें कहते हैं सिला। तो ज़्यादातर गरीब तबके के लोग, जो प्रवासी मजदूर या छोटे बच्चे, इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, इन्हें पीट के अनाज निकाल लेते हैं। तो जितना बड़ा खेत होगा उतना ज़्यादा सिला होगा। ये सामान्य सी मैथमेटिक्स है। आज बात थोड़ी सी मुस्लिम वोट बैंक पे। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। सामान्य सोच यही है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, और सही भी है। ऐसा भी नहीं कि ये सोच गलत हो। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता, ये सच है। मैं अभी 2 दिन पहले अपने यहाँ के जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें गया। ध्येय यही था कि लोगों का मन टटोल के देखा जाए क्या कुछ परिवर्तन आया है सोच में। तमाम लोगों से बात हुई और उनमें एक बुजुर्ग थे। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी ने, योगी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमें पसंद नहीं, जिनसे हमें तकलीफ़ है। लेकिन मोदी ने या योगी ने एक काम कभी नहीं किया। उन्होंने मुसलमान को बेवकूफ़ नहीं बनाया। और मुसलमानों को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया है तो वो है समाजवादी पार्टी। ये मेरे नहीं, एक मुसलमान बुजुर्ग के विचार थे। मुसलमान ये बात जो थोड़ा सा समझदार है बखूबी जानता है कि कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने या इन जैसी और पार्टियों ने उसका भरपूर काटा है, दिल खोल के काटा है। और उसकी बेहतरी के लिए जो चीज़ें हैं शायद वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा हुई। और इसके बावजूद भी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करेगा। इसके बावजूद भी वो मोदी को वोट देने नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है, सवाल अगर नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक वर्ग, अमीर भी नहीं करेगा, गरीब भी नहीं करेगा, पढ़ा लिखा भी नहीं करेगा, अनपढ़ भी नहीं करेगा, एक तरफ से लगा के कोई मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करने जा रहा है लगभग। ये सच्चाई है। और ऐसा क्यों होने जा रहा है, तो इसके लिए आपको मुसलमान समाज को थोड़ा समझना पड़ेगा। एक पूरा इकोसिस्टम है मुसलमानों के अपना अलग से, और इसके चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। राजनीतिक और मजहबी जो लीडरशिप है मुसलमानों की, उसने अपना ऐसा चंगुल जकड़ा हुआ है मुस्लिम आवाम पे कि इनके खुद के बस में नहीं है कि ये अपना डिसीजन ले सके। ये सिस्टम इस कौम को किस कदर गुलाम बनाए है और उसकी जकड़न में क्या क्या चल रहा है, आप कल्पनाएं नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, एक 14-15 साल की बच्ची और उसका किसी अधेड़ से टेम्परेरी जो निकाह होता है, मुता कहते हैं शायद, कर दिया जाता है। क्या ये उसकी मर्जी हो सकती है? वो लड़की किस जाति की है, किस मजहब की है, ये बात उतनी मायने नहीं रखती। शायद इस उम्र की हर लड़की की सोच, सपने कुछ कुछ एक जैसे होते होंगे, लेकिन फिर भी वो किसी कीमत पे इनकार नहीं कर सकती। वो चुपचाप करेगी, उस बड़ऊ के साथ जाएगी। एक तरह से लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन कह सकते हैं आप। वो होगा, उसमें उतरेगी। उसे पता है कि उसके माँ बाप ने इसके लिए पैसे लिए हैं, फिर भी करेगी। और वापस आके दोबारा से ऐसे ही कुछ और होने के लिए तैयार बैठी होगी। इनकार नहीं है। मदरसों में जाइए, इस तरह के अपराध, इनकी बस्तियां हैं ना, पतली पतली गलियों वाली जो आप कहते हो, गंदगी ये वो, उन बस्तियों में जाइए, किस किस तरह के अपराध महिलाओं और बच्चों के साथ यहाँ नहीं होते। और उनमें से बड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा वो है जो कानून के सामने आता है। बड़ी संख्या वो है जो कभी कानून के सामने नहीं आती, क्योंकि फैसला आज भी कानून से ज़्यादा काजी के पास है। नहीं कर सकता विरोध, नहीं है गुंजाइश। आपको एक मदरसा नहीं मिलेगा जिसमें बच्चों के साथ मानसिक और दैहिक दुर्व्यवहार ना होता, लेकिन फिर भी मुसलमान अपने बच्चे को वहाँ भेजेगा।
भेजना ही पड़ेगा। उसकी ज़िंदगी का जो एक एक स्टेप है उसे इकोसिस्टम जो राजनीतिक और मजहबी है वो कंट्रोल करता है। और सिस्टम के नज़रिए से किसी मुसलमान का बीजेपी को वोट कर देना गुनाह है, गुनाह अजीम जिसे कहते हैं, नहीं कर सकता, जी नहीं पाएगा करने के बाद। ऐसी घटनाएं आई हैं कि जहाँ किसी मुसलमान ने वोट कर दिया तो बाकियों ने उसके घर पर पत्थर फेंके, उसका जीना मुहाल कर दिया, मारपीट की गई और इससे भी आगे बहुत कुछ किया। आप जो कारोबारी तबका है उससे बात करें, वो खुल के ये बात स्वीकारेगा कि हाँ योगी जी के राज्य में गुंडई खत्म हुई है, हफ्ता वसूली बंद हुई है, और इस चीज़ के लिए, कानून व्यवस्था के लिए योगी की तारीफ भी करेगा, लेकिन इस तारीफ के बदले वोट नहीं देगा। आप जो बिल्कुल गरीब तबके का है, रेडी वाला, सब्जी वाला, मजदूरी करता मुसलमान, उससे बात करें, वो मोदी की जो स्कीम्स हैं गरीबों के लिए जिनका उन्हें फ़ायदा मिला है उनकी तारीफ करेगा कि नहीं साहब मोदी ने ये दिया, हमारी तो 4 पुश्तें टपरे में थी, मोदी भाई ने सर पर छत दे दी। औरतें खुश हैं कि नहीं उनके साथ जो बदतरीन हालात थे उनमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे, चाहे तो भी नहीं कर सकते। और अगर मोदी ने ये जो इकोसिस्टम है ना, इतने काम करने के साथ साथ इसे तोड़ने पर भी विचार किया होता। इस सिस्टम के 3 बड़े हिस्से हैं, वक्फ, जमीयत, मदरसे। तो मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड और जमीयत, इन 3 पे अगर मोदी ने हथौड़ा चला दिया होता और जो कल्याणकारी कार्यक्रम हैं उन्हें भले आधा ही किया होता, तो यकीन करें इसी चुनाव में 30 से 35% मुसलमान वोट भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को, या मोदी, भारतीय जनता पार्टी को कहना तो गलत है, मोदी को मिलता और मिलता। और भविष्य में अगर लंबी राजनीति खेलनी है और लगातार सत्ता में बने रहना है तो भाजपा को मुस्लिम वोट भी चाहिए होगा, और उसके लिए इन चीज़ों को तोड़ना होगा। ये जमीयत, ये जमातें, ये मदरसे, ये वक्फ बोर्ड, इन्हें जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। ये ख़त्म हो गए, ये वोट बैंक का पूरा सिस्टम ख़त्म, इको सिस्टम पूरा का पूरा ख़त्म वोट बैंक का। फिर वो लाभ हानि, सही गलत में फ़र्क करके वोट करेगा, लेकिन जब तक ये है उसे इनके इशारे पर वोट करना है, वो खुद से नहीं करेगा। आप सोच रहे थे कि पसमानदा मिल जाएगा, गरीब का मिल जाएगा, लेकिन असर जो कि दिखे मिलता हुआ उस स्तर पे इनके रहते संभव ही नहीं है कि मिल जाए आपको, क्योंकि ये आज़ादी नहीं। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी मुसलमान कई राज्यों में बड़ा वोट है, इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में भी 19% प्लस है, बहुत सी सीटें हैं जहां निर्णायक है। और उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो आप ये समझिए कि मुस्लिम वोट बैंक का 85% वो है जो सीधा सीधा उस जगह जाता है जो बीजेपी को हरा रहा हो। सपा हरा रही होगी, सपा को जाएगा, बसपा हरा रही होगी, बसपा को जाएगा, और कोई तीसरा हरा रहा होगा तो उसको जाएगा। लेकिन फिर भी 15% जो बचता है उसमें एक अलग तरह का बंटवारा होता है। कई सारी स्थानीय छोटी पार्टियां, पीस पार्टी या ये वो तमाम है, कुछ जिला स्तर के कैंडिडेट होते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, वो हैं। तो ये जो 15% है इसका आधा लगभग बट के इनके पास बचा हुआ 15%, और आधा जो है वो चुपके चुपके भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाता। जीरो नहीं, बहुत थोड़ा है, 7% 8% है, लेकिन है, और वो लगातार पिछले चुनावों में भी अगर आप डाटा देखेंगे तो मिलता रहा है, इससे किसी को इनकार भी नहीं। इसका इम्पैक्ट अगर समझना है तो मैं आपको अपनी सीट से ही बता देता हूँ। मेरी सीट पे करीब 2.25 लाख मुस्लिम वोट है, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। इस 2.25 लाख में अगर हम 60% आबादी का जो वोटिंग रहती है उस पर बात करें तो जो वोट पड़ेगा तो 1.5 के अंदर रहेगा। ऐसे ही हमारे यहाँ जाट आबादी करीब 20,000 है, जाट वोट जो है वो 20,000। अभी जाट पूरा का पूरा पड़ता है और बीजेपी के पक्ष में पड़ता है, 60% वोटिंग हो रही है। तो जाटों का जो वोट है वो करीब 12,000 बीजेपी के खाते में जुड़ेगा, गिना एक ही वोट जाता है। जब संपूर्ण वोट मिले तो करीब 12,000। लेकिन मुसलमानों का जो 7% मिल गया
वो वोट भी करीब 9,500 हो जाता है इसके लगभग, और कहीं ये बढ़ के 10% पर पहुंच गया तो ये जाट वोटों के कुल वोटों से ऊपर निकल जाए। इसलिए मैंने जिक्र किया था कि बड़े खेत का सिला भी बड़ा होता है, बचा कुचा टूट के गिर जाता है वो भी कम में नहीं गिना जा सकता, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। कई सीटें हैं, जैसे मैं मुजफ्फरनगर की 6 लाख से ऊपर मुस्लिम वोट है, बालियान साहब चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव 6,000 से थोड़े ऊपर वोटों से जीते थे। अब ऐसे में कल्पना कीजिए कि यही 7% नहीं, 7 छोड़िए 5% वोट बालियान साहब को मिल गया, जो कि इतना तो मिला है। क्या इम्पैक्ट करेगा ये वो वोट होगा जो जीत और हार का फर्क पैदा कर देगा। ऐसे में जो कोर वोटर है बीजेपी का, उसने एक अजीब सी जिद पाल रखी कि नहीं साहब, मोदी, योगी, अमित शाह ये तो मंच पर खड़े होकर वो कट्टा लहरा के चिल्लाएं कि नहीं हमको तो मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, वो अपना नापाक वोट हमें दें ही नहीं। कुछ ये रवैया अपना रखा है जो खुद को हिंदूवादी कहते हैं, खुद को कोर वोटर बताते हैं उन्होंने। और अगर मोदी ऐसा नहीं कह रहा है तो वो मौलाना मोदी हो गया। ऐसा आपको वाहिद एग्जाम्पल दूसरा नहीं मिलेगा कि जहाँ एक पार्टी का वोटर ये चाहता है कि उसकी पार्टी को जो वोट दे रहे हैं, थोड़े दे रहे हैं भले, वो देना। ठीक है भाई, आप दे रहे हो अच्छी बात है, उनमें से जो दे रहा है कम से कम उसे रख लो चुपचाप। एक डेमोक्रेसी में आप मंच पर खड़े होकर ये नहीं चिल्ला सकते कि नहीं साहब हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, और अगर ऐसा है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। लेकिन नहीं साहब, उम्मीद यही रखी जाती है। आपको ये एहसास ही नहीं है कि कई बार जहाँ फैसले 5,000, 10,000, 15,000 वोट पे होते हैं, मुकाबले करीबी होते हैं, जैसे अभी हो आपकी कई जगह हैं, वोटिंग परसेंटेज लो रह रहा है, वहाँ इस वोट का महत्व कितना होगा। ये जो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 वोट मिलेगा लाखों में से, उसकी कीमत क्या होगी। ये वोट कई जगह हार जीत का फैसला भी तय कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी राजनीतिक परिपक्वता रखते हैं तो आपको इस बात को स्वीकारना भी होगा और समझना भी होगा कि इस वोट को दुत्कारा नहीं जा सकता। इसके अलावा कई बार वोट ना करके भी वोट किया जाता है। रामपुर की एक सीट है, विधानसभा है स्वार, आपका 85% से ऊपर, 87-88% मुस्लिम आबादी है यहाँ, और इस पर वर्तमान में विधायक जो हैं वो भाजपा के हैं। और यहाँ पे लगातार पिछले जो 3 चुनाव हुए, 2017, 2022 और फिर 2023 सीट खाली होने पे उपचुनाव हुआ। 30% पहली बार में वोट था, दोबारा में करीब 36% पड़ा भाजपा को। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर भाजपा को 30% और 36% वोट मिला तो मुसलमान ने कहीं ना कहीं तो वोट किया एनडीए को या भाजपा को। और जो तीसरा जो उपचुनाव हुआ, आप देखिए कि वहाँ वोटिंग ही सिर्फ 28% हुई, कुल 28% वोटिंग हुई, और उसमें 60% वोट पाके भाजपा का प्रत्याशी करीब 60% के आसपास वोट लेके जीता। सहयोगी दल है एडीएस, उनका प्रत्याशी। तो ये वोट तो आया तो मुसलमानों से ही। अभी की मैं बात करूं, इस चुनाव में जो पश्चिम में अब तक जिन सीटों पे चुनाव हो चुका है, सबसे कम वोटिंग रामपुर सीट पे हुई, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट आपकी रामपुर है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर वाली सीट है और सबसे कम वोटिंग हुई है। और जहां बड़ा स्पष्ट ये माना जा रहा है कि ठीक ठाक सा वोट भाजपा के खेमे में गया है। सपा जो कि कई जगह जीत के दावे कर रहे हैं, मेरठ में कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं, और रामपुर पे जीत का दावा नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट पे गठबंधन जीत का दावा नहीं कर पा। तो यहाँ लो वोटिंग क्यों हुई, या जो हुई उसमें से कितना वोट भाजपा के खाते में गया। क्या इस चीज़ को भाजपा को इग्नोर करना चाहिए, लीडरशिप को, और क्या भाजपा के वोटर को, ये रामपुर के वोटर को कहना चाहिए कि नहीं हमें वोट देने की दरकार नहीं, अपना वोट अपने पास रखो, तुम तो गठबंधन को दो, हमें क्यों दे रहे हो। मनसा कुछ इसी तरह की व्यक्त करते रहते हैं अक्सर जो भाजपा का सो कॉल्ड हिंदूवादी वोटर है वो। आप समझिए चीज़ें धीरे धीरे काम करती हैं। बात मैंने सिला से शुरू की थी कि बड़े खेत का सिला बड़ा होता है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, आप सबको याद हो तो हर साल टीवी पे एक खबर निश्चित ही आती थी, हर हाल में आती थी। जैसे आप देखो, इस पंजाब में यहाँ अनाज सड़ गया, दिल्ली में सड़ गया, फरीदाबाद में सड़ गया, उत्तर प्रदेश में सड़ गया। तस्वीरें आती थी, काला पड़ता गेहूँ, सड़ते बोरे, और ढेर लगे हुए हैं अनाज के, सड़ रहा है, नालों में बह रहा है। ये तस्वीरें हमने सभी ने देखी। और उसके बाद ये सड़ता नहीं था, सड़ाया जाता था, ये तरीका था।
ये तरीका इसलिए अख्तियार किया जाता था, भाई जब आपको मालूम है कि पिछली साल सड़ गया था तो इस साल अपना भंडारण क्षेत्र बढ़ा दो ताकि उसके रखरखाव की व्यवस्था हो। लेकिन नहीं, वो कभी नहीं किया गया, उसे सड़ने दिया जाता था जानबूझ के, क्योंकि वो सड़ा गेहूँ मुफ्त में पहुंचा दिया जाता था शराब कंपनियों को, जहाँ उससे शराब बनती थी, और मोटे भ्रष्टाचार का खेल होता था। बोरा त्रिपाल खरीद से लगा करके शराब कंपनियों से मिलने वाली रकम तक बड़ा मोटा भ्रष्टाचार था इस विभाग में। भंडारण क्षमता नई सरकार मोदी की बनने के बाद तो बढ़ाई ही गई। उसके अलावा एक सबसे आसान तरीका खोजा गया कि जितना अतिरिक्त स्टॉक में है बांट दो, सड़ाने से अच्छा है गरीब में बांट दो। वही किया गया। जो आज ये मुफ्त अनाज वाली स्कीम है ना, ये इसी का मैनेजमेंट है मूलतः। जन कल्याण की योजना तो है ही, लेकिन ये अनाज का मैनेजमेंट भी है। आपने पिछले कई सालों से ये खबर नहीं देखी होगी अखबारों में या टीवी पे कि फलानी जगह अनाज सड़ रहा है। तो विचारों को भी अगर आप बांटोगे नहीं, कुछ कुछ इसी तरह का मैनेजमेंट मुस्लिम वोट के लिए भी दरकार है। ये जो सड़न उनके समाज के अंदर जुट गई है, पैदा कर दी गई है एक भ्रष्ट तंत्र द्वारा, एक जो उन्हीं के मजहबी रहनुमा हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके अपने अंदर से उन्होंने मलाई खा खा के मुटिया रहे हैं, और उन्होंने समाज का बिल्कुल बदतरीन हाल किया हुआ है। उससे उन्हें मुक्त करने की दरकार है। एक बार मुक्त हो जाएगा, एक बार फ्रीडम मिल जाएगी, तो फिर ये वोट बैंक नहीं रहेगा, फिर ये टूटेगा, बिखरेगा, और फिर ये खुद की सोच पे, खुद की ज़रूरत और खुद की पसंद पे वोट करेगा। और इससे तोड़ने की जिम्मेदारी, जो ये सिस्टम बना हुआ है, इस पर हथौड़ा चलाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की। और जो नहीं चला पा रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह पार्टी के भीतर का ये तबका है। तो इस तबके का डर, इस तबके का मोह छोड़ करके इस सिस्टम पे हथौड़ा चलाना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र के भी अगर सपने की बात करूं, तो उसके लिए भी बड़ी दरकार है कि इस सिस्टम को ध्वस्त किया जाए। जिस दिन ये सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, ये सड़कों पे पत्थर फेंकने बंद हो जाएंगे। जिस दिन ये सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, अपराध नियंत्रण हो जाएगा, ये लव जिहाद फलाना ढिमका, इन चीज़ों पर कंट्रोल हो जाएगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की आज़ादी, वोट बैंक से उन्हें मुक्ति, भाजपा को वोट मिल जाएगा। इसके लिए सिस्टम पे हथौड़ा चलाना ज़रूरी है। बल्कि हिंदू भी अपनी मजहबी जो सड़क पे यात्राएं निकलती हैं, कांवड़ निकलती हैं, ये चैन से करें, ये दंगे फसाद ना हो। इसके लिए भी इसका टूटना ज़रूरी है। ये कैसे दंगाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वकील खड़े हो जाते हैं। जिनके पास 2 टाइम का खाने का अनाज नहीं है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के महंगे से महंगे वकील मिलते हैं। ठीक है ना। दंगा करने के लिए, दंगा करोगे तो हम साथ हैं, नहीं करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, तो तुम्हें समाज में टॉर्चर किया जाएगा। तो दंगों से, लव जिहाद जैसे अपराधों से, आतंकी घटनाओं से, जमीन कब्जों से, इन तमाशों से मुक्ति के लिए भी इस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना, ये वक्फ, ये जमीयत, ये मदरसे, इन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है। और भविष्य की राजनीति के लिए मुस्लिम वोट इस खेमे में आए, इसके लिए भी, जो पसमानदा आप कह रहे हो, गरीब आप कह रहे हो, ये वाकई चाह भी रहा है, लेकिन ये इधर आए, इसके लिए ये दरकार है कि इसे पहले ख़त्म किया जाए। ये ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। राम राम।